अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 के लिए जो अपनी तैयारियों का इस वक्त आगाज़ किया हुआ है, उसके सिलसिले में आज LCC ग्राउंड लाहौर के अंदर पाकिस्तान की टीम सिनेरियो बेस्ड क्रिकेट मैच खेल रही है। पाकिस्तान टीम की क्या तैयारियां हैं, कौन किस नंबर पर आया है, इससे कुछ आपको आगाही देंगे, क्योंकि इससे हमें ही अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो क्या सोच रही है वर्ल्ड T20 के हवाले से। दूसरी जानिब अगर हम बात करें ख़ासतौर पर रिजवान और बाबर की, तो ये वो ओपनिंग जोड़ी है जिसके मुतालिक आज भारतीय मीडिया भी काफ़ी जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा है, जिन्होंने उनका कहना है कि ये दोनों बहुत ख़तरनाक प्लेयर हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट इन्हीं दोनों ओपनर्स के साथ परसिस्ट करेगी या हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं? बिकॉज फ़खर जमान भी टीम में शामिल हैं, इसी तरह हमारे पास हैदर अली का ऑप्शन है। लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट और उनके प्लान्स आज के इस मैच से काफ़ी हद तक वाज़ेह हैं। इस मैच के हवाले से आपको अपडेट भी फराहम करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो आपने जनाब रिप्ले हेडलाइंस देखी और अब बात करते हैं पाकिस्तान और जो आज हमारा प्रैक्टिस मैच है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त कराची से मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबूबकर बिलाल हमें लाहौर से टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें। अबूबकर बिलाल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो प्रैक्टिस सिनेरियो मैच है क्या अपडेट है? 15 ओवर में 150, एक काफ़ी चैलेंजिंग किस्म का टास्क, फिर आखिरी 12 ओवर में तकरीबन 110, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा करीब नहीं आ सके बैट्समैन। कौन खेल रहा था टॉप ऑर्डर में, क्या अब तक हुआ आज के दिन? देखिए गफार, दो हिस्सों में टीम को डिवाइड किया गया था। टॉप ऑर्डर को अलहदा रखा गया था और मिडिल ऑर्डर को अलहदा रखा गया था। पहले बारी दी गई टॉप ऑर्डर को, तो टॉप ऑर्डर हमने देखा कि यहाँ पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ही ओपनिंग की आज के मैच के अंदर भी। जी। अच्छी इनिंग नहीं खेल सके, दोनों जल्द आउट हो गए। लेकिन उसके बाद 1 डाउन पोजीशन पे हमने देखा कि हैदर अली को भेजा गया और हैदर अली के बाद 2 डाउन भेजा गया मोहम्मद हफीज को और फिर 3 डाउन भेजा गया फखर जमान को। ये तो हमारा टॉप ऑर्डर था, जो कि जिनको टारगेट दिया गया था पहले 15 ओवर्स के अंदर 150 रन का, तो वो पूरा नहीं कर पाए, उसके करीब भी नहीं जा पाए। 106 रन पे महज आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी कि शाहिन शाह अफरीदी, इमाद वसीम, हसन अली, शादाब खान और हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की पहले 15 ओवर्स के अंदर, सिर्फ 106 रन ही देने दिए। और जो मैच का दूसरा हिस्सा था, जिसके अंदर मिडिल ऑर्डर बैटर्स को 12 ओवर्स में 110 रन करने थे, वो कुछ करीब जरूर गए, लेकिन उस तरीके से ना तो शुएब मलिक परफॉर्म कर सके, ना मोहम्मद नवाज परफॉर्म कर सके। लेकिन नीचे से आके हमने देखा कि इमाद वसीम ने एक 38 रन की इनिंग खेली, बड़ी जबरदस्त किस्म की। मोहम्मद हफीज ने 30 रन की इनिंग खेली। तो ये वो स्कोर था जिनको मिला के वो आखिरी 12 ओवर्स के अंदर सिर्फ 102 रन ही कर सके। और शाहनवाज रानी ने अच्छी बॉलिंग की है। आज दूसरे एंड पर उस्मान कादर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। तो एक सिनेरियो बेस्ड मैच खेला गया, जिसके अंदर तमाम खिलाड़ियों को सिर्फ टारगेट देकर भेजा गया था कि आपने इन टारगेट को पूरा करना है। लेकिन बैट्समैन तो ये टारगेट को पूरा नहीं कर सके, लेकिन बॉलर्स ने अपने अहदाफ जो है वो जरूर हासिल किए। बिल्कुल। और हमारी बॉलिंग, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि ज़्यादा तगड़ी है, और तौसीफ भाई के साथ भी ये बात करते हैं। तौसीफ भाई, यकीनी तौर पर 15 ओवर में 150 रन, हालांकि रिजवान, बाबर, हैदर, फिर जैसे अबूबकर कह रहे हैं कि फिर फ़खर जमान, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपके पास हफीज़ भी थे। सो हमारी बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो आप क्या समझते हैं, ये सिनेरियो मैचेस का आपको ही बड़ा तजर्बा है, आपने भी काफ़ी कोचिंग की हुई है, ये कैसी प्लानिंग है? और आपको हिंट मिल रही है अबूबकर की बात से कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड कप के अंदर किस प्लान के तहत जाना चाह रही है? जी हाँ गफार, बिल्कुल ठीक है। और ये प्रिपरेशन होती है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि ये मैच खिला के जो है टारगेट जो दे रहे हैं बॉलर को और बैट्समैन को, इसी तरह होता है। और मेरा ख्याल है कि ये इससे ये आइडिया हो जाएगा, तो 1-2 मैच और खेलेंगे कि कौन ओपनिंग में आएगा। इसलिए कि आपने जैसा बताया कि इंडिया के लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों से खाइफ हैं, बट मेरा ख्याल ये भी उनकी कोई थोड़ी बहुत चालाकी दिखाई देती है इसमें मुझे। बिकॉज ऑफ देखिए, हमें एक जो पहले 6 ओवर्स का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, उसमें हमें थोड़ा सा अटैक करना पड़ेगा। और वो मेरा ख्याल है आगे चल के शायद हो सकता है कि फ़खर को ओपन करा के वो देखें, और उसमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना के उसके बाद देखें, क्योंकि स्पिनर्स का काम होगा वहाँ पर। इंडिया के खिलाफ भी स्पिनर्स को हमें फेस करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है एक अच्छी प्रिपरेशन हो रही है और एंड में एक अच्छा रिजल्ट निकाल के लाएंगे ये। ठीक है अबूबकर, जैसे तौसीफ भाई ने भी कहा कि थोड़ा सा फ़खर जमान वाले एंगल पे भी हमें सोचना चाहिए, और अटैकिंग क्रिकेट का ऑप्शन हो या स्पेशली स्पिनर्स आ जाते हैं, तो फ़खर ऑब्वियसली एक नेचुरल ओपनर हैं, अटैक करना जानते हैं। बट आपने जैसे कल भी बताया था कि जो सिनेरियो लग रहा है, और आज के मैच से तो जितनी आपने इन्फॉर्मेशन दी, एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि जो हमारा टॉप 6 है
वो वही है जो हम कल बात कर रहे थे, यानी कि रिजवान बाबर, फिर हैदर क्या नंबर 3 पर होंगे ये देखना पड़ेगा, लेकिन फिर ऑब्वियसली फ़खर जमान हैं, हफीज़ हैं। सो आपको लगता है कि फ़खर जमान कहीं ओपन कर सकेंगे या टॉप 3 में भी होंगे? देखिए गफार, अभी तक तो उनकी ट्रेनिंग को देखते हुए तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम कि फ़खर जमान को वो टॉप ऑर्डर में लेकर आएंगे। जो उनको टास्क दिया गया है वो बेसिकली उनको रिप्लेस भी खुशदिल के साथ किया गया और वो मिडिल ऑर्डर के अंदर उनको रिप्लेस किया गया। और आपने देखा होगा लास्ट सीरीज जो फ़खर जमान ने खेली है, बल्कि सॉरी जो नेशनल T20 कप जो फ़खर जमान खेले थे वो भी नीचे के नंबरों पे बारी कर रहे थे। तो पाकिस्तान टीम का जो इस वक्त एक मजाज लग रहा है, जो एटीट्यूड लग रहा है, वो तो यही लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के साथ ही ओपनिंग की जाएगी और फ़खर जमान को मिडिल ऑर्डर में जो है ना वो सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जो तौसीफ भाई बात कर रहे थे कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ़खर जमान को पाकिस्तान टीम पहले 2-3 मैचेस के बाद जाके सोचे कि शायद उनको ओपन करवाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो क्रिकेट टीम का और जो कोचिंग स्टाफ का एक एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, उसमें तो हमें यही बजाय तौर पे लग रहा है कि फ़खर जमान को नीचे लेट ऑर्डर के अंदर, मिडिल ऑर्डर के अंदर भेजा जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन आपसे अबूबकर और मैं चाहूंगा कि जो हमारी बॉलिंग थी, कुछ अगर आप बता सकें, क्योंकि पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिजवान बाबर जैसा आपने कहा कि आज तो ज़्यादा रन नहीं बना सकते, लेकिन कुछ बता सकते हैं कि इब्तदाई 6 ओवर में स्पेशली इनिंग का आगाज़ बॉलिंग में किसने किया, हमारी क्या प्लानिंग थी इस हवाले से? आज देखें, आज जो इनिंग का आगाज किया वो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने किया एक एंड से, और दूसरे एंड से नया बॉल दिया गया इमाद वसीम को। और इमाद वसीम ने नए बॉल से रिजवान को आउट भी किया और उसके बाद जो है वो हसन अली को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये पाकिस्तान टीम ने जो अपना एक बॉलिंग प्लान है जो आज सिनेरियो मैच में हमें दिखाई दिया, शाहीन शाह अफरीदी और इमाद वसीम ने ओपन किया और हसन अली और उनके साथ जो है वो शाहनवाज धानी और मोहम्मद वसीम ने बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है अबूबकर, आप भी और तौसीफ भाई से भी ब्रेक के बाद इसी प्लानिंग के हवाले से मजीद जानेंगे कि इमाद वसीम ओपन कर रहे हैं और जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फ़खर तौसीफ भाई कि अगर आपके पास भारत के खिलाफ मैच की स्पेशली बात कर लें जहाँ 1 से 2 स्पिनर पहले 6 ओवर में आ सकते हैं, तो फिर क्या हमें फ़खर को ट्राई नहीं करना चाहिए? ये सारी सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है और पाकिस्तान टीम की तैयारियां भारत जारी हैं। इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे तौसीफ अहमद साहब की इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस मैच है उसके ऊपर हम ज़्यादा बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो टीम मैनेजमेंट है उसको आइडिया हो सके। और तौसीफ भाई आपके पास मैं आता हूँ, फिर अबूबकर से मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। इमाद वसीम से गेंद ओपन कराई है आज इस मैच के अंदर और अगर आप अपनी बॉलिंग का जायज़ा लें तो इमाद का रिकॉर्ड भी अच्छा है और स्पिनर्स में शायद वो उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनको ऑब्वियसली हमने पहले भी बहुत ज़्यादा ऊपर यूई में ट्राई किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। सो आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में भी हम इसी कॉम्बिनेशन से जा रहे होंगे, यानी कि इमाद की गेंद ओपन कर रहे होंगे या पहले 6 ओवर्स में, और दूसरी टीमों को भी आप समझते हैं ये हिकमत अमली हो सकती है? तो फिर वो आप वाली बात दोबारा आ जाती है कि फिर हमें कुछ ऐसे खिलाड़ियों को प्लान बी और कहते हैं ना काउंटर प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि फ़खर हैं जो स्पिनर्स पे अटैक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल प्लान डेफिनेटली हो रहा होगा इस बात पे और उनको पता होगा कि हमारा जो जिससे हमारा मैच है उनके पास क्या क्या स्टॉक पड़ा हुआ है और उसको जरूर देख रहे होंगे ये। और जहाँ तक अम्माद का ताल्लुक है, यस वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है इसमें और बड़ा मुश्किल डाल देता है बैट्समैनों के लिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रेटजी और ये प्लानिंग डेफिनेटली है और वो मे भी वो ओपन बॉलिंग करेंगे और करते भी रहे हैं और बड़े अच्छा रहा है उनकी ये स्ट्रेटजी के अम्माद को पहले बॉलिंग कराने की। तो आई थिंक मेरा ख्याल है सिचुएशन को देखेंगे उस हिसाब से बॉलिंग करेंगे और जिस तरह जिस जगह पे मैच है वहाँ पर सिचुएशन देखेंगे सारी और इसी तरह बैटिंग में होगा डेफिनेटली। अभी तो आज तो खैर ये अपने जो मेन है उनको खिला के देख रहे हैं जो पहले खेलते रहे। आई थिंक कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे। देखिए इस शॉर्ट फॉर्मेट में आपको 6, 7, 8 ओवर कोई खेल जाता है तो बैटिंग ऑर्डर भी आपको थोड़ा सा शफल करना पड़ता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि प्लान कर रहे हैं और मेरा ख्याल है एक बेस्ट प्लान करके उसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है अबूबकर, इस वक्त अपडेट क्या है? मैच जो है वो अब किस तरह प्लान हुआ था, क्या ख़त्म हो गया है, चल रहा है, और आगे की लिए क्या प्लानिंग है टीम मैनेजमेंट की? देखिए गफार, आज का मैच तो अब क्लोज हो चुका है। पहले इनिंग में 15 ओवर्स करवाए गए टॉप ऑर्डर को और दूसरी इनिंग में 12 ओवर्स करवाए गए मिडिल ऑर्डर्स को। तो अब तो तमाम प्लेयर, लेकिन ये है कि मैच के बाद जो है वो प्लेयर्स ने हार्ड हिटिंग की भी यहाँ पर प्रैक्टिस की, लंबी लंबी शॉट्स लगाने की कोशिश की और उनकी भी काफी देर तक प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दी। अब तमाम लोग हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वापस जा चुके हैं, लेकिन इनका जो प्लान है वो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टीम को जो है वो आराम दिया है और 14 तारीख को जो है वो पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप टीम वो कजाफी स्टेडियम के अंदर
आखिरी अपना दिन प्रिपरेशन करेगी वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान में रहते हुए। और उस दिन भी सिनेरियो बेस्ड मैच जो है वो रखा गया है, उधर भी टारगेट्स दिए जाएंगे प्लेयर्स को, ताकि प्लेयर्स की मैच प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा बेहतर हो सके। तौसीफ भाई, एक सवाल, कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे, आप तो खैर क्रिकेटर हैं, सब जानते हैं, नेशनल T20 जो कि गद्दाफी में हो रहा है, तो हमने देखा कि LCC ग्राउंड पे प्रैक्टिस हो रही है और आज वहाँ मैच खेला जाएगा, और फिर एक ही मैच सिर्फ गद्दाफी में जाने से पहले आपको लगता है कि थोड़ी बेहतर प्लानिंग हो सकती थी? गद्दाफी स्टेडियम में या तो नेशनल T20 हो भी रहा था तो फिर हम पिंडी में प्रॉपर स्टेडियम के अंदर ये प्रैक्टिस और मैचेस करवा रहे होते, या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आपकी क्या राय है? स्टेडियम मौजूद है सर हमारे पास बड़े बड़े। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। अब बार बार मूव करना बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है प्लानिंग ठीक ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके बराबर में ग्राउंड बड़ा अच्छा है। और उसमें मैं एक बात करना चाहूंगा कि देखें, अब ये प्लानिंग तो हो रही है ना, आजकल क्रिकेट में जदीद किस्म के आपने देखे होंगे शॉट्स मारना शुरू कर देते हैं लोग। हमें फास्ट बॉलिंग को बड़ा जो है देखना पड़ेगा, इसलिए कि आप देखते हैं कि रिवर्स स्वीप और स्कूप जिसे कहते हैं हम पीछे की साइड पे इम्प्रोवाइजेशन जो होती है सारी, तो इस पे बड़ा काम करना पड़ेगा। इसलिए कि आजकल सामने जो है वो शॉट बड़ी मुश्किल से लगते हैं। जब कोई ऐसा बॉलर हो स्लोअर वन कर दे या यॉर्क करने की कोशिश करे तो बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए इस टाइप पे शॉट जो है वो, इसी तरह हमें बैटिंग में भी वो इस्तेमाल करने चाहिए और बॉलिंग को भी देखना पड़ेगा हमें कि हमारी बॉलिंग जो है वो इस तरह की करे कि डेफिनेटली ऐसे शॉट दूसरी टीमें लगाती हैं और लगते भी हैं उनके शॉट, आपने दुनिया क्रिकेट में देखा है। तो ये सबकी प्लानिंग डेफिनेटली वो लोग कर रहे होंगे, और लेकिन जो हमें पता है हम उस चीज़ को दोहराने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि हमारे उससे ही जो बॉलर को भी थोड़ा सा मालूम पड़ जाए कि क्या होता है और क्या नहीं। नहीं, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। वो कहते हैं ना थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट किस्म की आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, जो कि अब क्रिकेट बड़ी चेंज हो गई है। 3 डायमेंशन किस्म के शॉट्स हैं और फिर 3 डिग्री पे भी शॉट्स खेले जा रहे होते हैं, तो आप पे अटैक तो भारत बॉलिंग तो अटैक पे तो आपको हो सकता है। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तौसीफ भाई से और फिर ऑब्वियसली अबू बकर बिलाल से मजीद पूछेंगे कि आने वाले मैच के हवाले से हम मजीद क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेशली तौसीफ भाई से पूछेंगे कि हमें इस एक और प्रैक्टिस मैच का कैसे फ़ायदा उठाना है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। और अब हम दोबारा बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ऑब्वियसली जो बाकी टीम है उनके खिलाफ जो पाकिस्तान को मैचेस खेलें। तो भाई बड़ा मैटर करता है कि भारत के खिलाफ मैच में भारत के पास तो स्पिनर्स अच्छे हैं, हालांकि वहाँ भी उनके स्क्वाड में कुछ तब्दीली की बातें हो रही हैं, बट न्यूजीलैंड है, इसके साथ साथ हमें बाकी टीमों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपकी क्या ओपिनियन है बाकी टीमों को स्क्वाड्स को देखते हुए, उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए? देखिए, एक तो पहले मैच बड़ा ये ICC, अब क्या कहा जाए इसको, ये इससे सारा कुछ तो हमसे कर रही है मगर हमारा फेवर कुछ तो भाई ये हमारे लिए अच्छा हो रहा है कि खुदा ना खास्ता कुछ टेंशन तो नहीं है कि पहला मैच ही भारत से है, कुछ लोग इस पे घबरा भी रहे हैं, आप भी क्या राय? ये तो दोनों के लिए है ना, उनके लिए भी यही परेशानी होगी। वो क्या समझ रहे हैं उस वक्त जो चलेंगे तो कुछ होगा ना। मतलब ये कि उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तान टीम की चेंज भी हो गई है और उसमें अच्छे प्लेयर आ गए, उस पहले से तो बेटर टीम हो गई तो है ना। तो उनको फिक्रें होंगी डेफिनेटली, इसीलिए वो इधर जी दोनों से खाइफ है। उनको पता है कि ये दोनों जो खेलते जरूर हैं, लेकिन वो जो एक सर्कल में मैं बार बार बात कर रहा हूँ जो फायदा उठाने वाली, वो नहीं कर पाते हैं। ये लंबी इनिंग के घोड़े हैं ये, तो वो उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ ना, चालाकी भी है ना इसमें। तो वो चाह रहे हैं कि यही हमारे साथ ओपनिंग दोनों करें तो ज्यादा बेहतर है इनके लिए। तो समझ रहे कि वो हमें खुश कर रहे हैं, भारत का मीडिया चाह रहा है कि रिजवान और बाबरी जो है वो ओपन कर लें, हमारा भी इसी में फायदा है। तो आप समझते हैं कि इस खबरों के इशात के बाद हमें थोड़ा सा और हमें भी थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी और हम कोई नया प्लान ले जाएं? देखिए, स्ट्रेटेजी तो ये भी बनाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है, बाबर को भी पता है, रिजवान को भी पता है। रिजवान तो थोड़ा अटैक करता है और ये लंबा थोड़ा सा खेलने की कोशिश। ऐसा नहीं है कि अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं ये लोग और ये सोचते ही रह जाएं कि ये दोनों आए और ये लोग अच्छा खेल सकते हैं, खेल जाएं ऊपर से। तो ये भी एक जो है हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं खेल सकते। भारत जो अब तक देखा गया है उसमें थोड़ा सा वो स्लो होते हैं। वो बात नहीं होती जो एक जो अटैकिंग क्रिकेटर खेलता है, जैसे हम शर्जील और खालिद लतीफ़ और फ़खर की बातें करते हैं कि जी वो पहले 6 ओवर्स का जो है फायदा उठाते हैं। तो उस लिहाज से मैं ये बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली वो खाइफ होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मैच डाला जरूर गया है पहले, इसमें दोनों मुल्क के लोगों को जो है ना मुश्किल में डाल जरूर दिया है इन्होंने, और ये हमेशा करते हैं इस तरह के, हमें एक ग्रुप में डाल के जो है वो अपना तो फायदा ले जाते हैं।
लेकिन मुश्किल बहरहाल इसमें उसकी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो हमसे डरे हुए होंगे और इंशाल्लाह हम उस दिन इनको भड़का देंगे। ओके, तो सी भाई तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे आप कह रहे हैं। और अबू बकर, एक सवाल मेरे ध्यान में है, चूंकि वर्नर फिलंडर तो मौजूद हैं, सकलैन मुश्ताक ऑब्वियसली हमारे हेड कोच खुद बहुत बड़े एक स्पिन लेजेंड हैं, बट बैटिंग के मामला कौन देख रहा है? और क्या आप समझते हैं कि किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन हुई होगी मैथ्यू हर्डन के साथ? वो तो हमें 15 तारीख को ही ज्वाइन करेंगे, बट प्लानिंग हम यहाँ भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं, तो बैटिंग के मामला कौन देख रहा है और कैसे इसको मैनेज किया जा रहा है? देखिए गफार, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इस प्रकार बैटिंग के मामला तो मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स खुद ही देख रहे हैं, क्योंकि या तो सकलैन मुश्ताक थोड़ी बहुत अपनी एक्सपर्टीज उनके साथ शेयर कर रहे हैं, या असिस्टेंट टू हेड कोच शाहिद असलम जो है वो हमें बैट्समैन के साथ दिखाई दे रहे हैं। बट जो एक बैटिंग कोच या हेड कोच की जो बैटिंग के अंदर एक्सपर्टीज होती है वो कहीं ना कहीं हमें लैग जरूर कर रही है। बट मेरा ख्याल है कि तमाम प्लेयर्स ने इतनी क्रिकेट खेल ली हुई है कि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है, और अब एक दूसरे को भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाबर रिजवान को गाइड कर रहे होते हैं, रिजवान नवाज को गाइड कर रहे होते हैं, तो प्लेयर्स आपस में कोऑर्डिनेट करके तो अपनी ट्रेनिंग करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। चले, फिलहाल मुझे लग रहा है ऐसे ही काम चल रहा है, तो देखते हैं मैथ्यू हर्डन के आने के बाद क्या होता है। तस्वीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, और बकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुरान में एक करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ई स्पोर्ट्स, यानी कि इस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हो रही है, तो इस हवाले से गेमिंग भी हो रही है, पाकिस्तान में भी इसका एक टूर्नामेंट चल रहा है, कुछ इस हवाले से आपको आगाह करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, अब हमारी दुनिया को ये कहा जाता है कि डिजिटल वर्ल्ड, ई कॉमर्स, ई इंडस्ट्री, ई गेमिंग, सब चीज़ों के साथ जो है वो इस वक्त डिजिटल और ई का वर्ड आ चुका है, और पाकिस्तान में भी इस हवाले से अब काम शुरू हो रहा है। दुनिया भर में भी बहुत सारे मुकाबले, स्पेशली जो हम बात करते हैं ई स्पोर्ट्स की, तो वहाँ हो रहे हैं, और पाकिस्तान से भी बहुत सारे गेमर्स कह लीजिए या आप कह लीजिए कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं, मौसम कामरान साहब मौजूद हैं, जो कि इसी स्पोर्ट्स के हवाले से जो पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल इवेंट के अंदर पार्टिसिपेशन हो रही है, इसको तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। मौसम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बताइएगा पहले तो ई स्पोर्ट्स के हवाले से, और फिर पाकिस्तान में इस वक्त ये कहाँ स्टैंड कर रही है, और इंटरनेशनली ये मार्केट तो बहुत बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। पाकिस्तान के अंदर दी इंडस्ट्री ई स्पोर्ट्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इट्स ग्रोइंग। दिस इज़ अ $multi-billion इंडस्ट्री ग्लोबली, काफ़ी बड़ा इसका स्कोप है। बट पाकिस्तान में हमने रिसेंटली देखा है गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अच्छी सपोर्ट आई, 2020 के अंदर लेजिटिमाइज हुई ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम था, प्लेयर्स का था, लोकल टैलेंट है जो कि कास्टिंग करते हैं सब चीज़ों की, तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। और उसके बाद द इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग, स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं, ब्रांड्स आर गेटिंग ऑन बोर्ड, सो माशाल्लाह से हमें नजर आ रहा है कि काफ़ी इंडस्ट्री ग्रो हुई है। ठीक है, अभी जो एक इवेंट आप लोगों का चल रहा है, आई थिंक उसका फाइनल भी कल है, और बाकी जो इसमें पार्टिसिपेंट वगैरह, कुछ बताइएगा ये एक्टिविटी किस तरह रही, और फ्यूचर क्या देखते हैं सर इसमें? स्पेशली पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन आप तक कहीं हुआ है इंटरनेशनली, क्योंकि आप इस आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हमारे पास इसका अब तक स्कोप है, और इंटरनेशनली हम कहाँ कहाँ मज़ीद जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अब तक कोई अच्छी परफॉर्मेंस रही हो? देखें, अगर मैं पाकिस्तान की ग्लोबल स्टेज पे बात करूं ई स्पोर्ट्स के तरफ, तो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, क्योंकि इसके अंदर ऐसी इंडस्ट्री से अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है, तो इसमें हम लोग 11th नंबर पे खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, स्माइल हो गए जो कि डोटा चैंपियन रहे हैं, उनकी क्लोज टू $2 million USD अर्निंग हुई है फ्रॉम डोटा इटसेल्फ। उसके बाद जो है वो आपके पास अरसलान ऐश, इस तरह के प्लेयर्स हैं। सो अब जो एक चीज़ हो रही है, जो अच्छी चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि अब पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री क्योंकि ग्रो हो रही है, तो प्लेयर्स भी बढ़ रहे हैं। क्लोज टू 150,000 प्लेयर्स जो है वो आई थिंक 2020 के अंदर नजर आ रहा था कि खेल रहे हैं ऑनलाइन किसी भी कैपेसिटी में, जिसके अंदर आपके प्रो प्लेयर्स भी हैं, सेमी प्रो प्लेयर्स भी हैं, कैजुअल प्लेयर्स भी हैं। तो ये माशाल्लाह से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है कनेक्टिविटी की वजह से, और हमारे यहाँ जी। अच्छा, मुझे याद है मौसम साहब, हमारे ज़माने में जब हम कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे थे तो प्रोजेक्ट आईजे ही होता था। मुझे नहीं पता आप कौन से गेम है, तो गेम्स कौन से सर जो बच्चे इस वक्त देख रहे हैं? और ऑब्वियसली कुछ टाइम, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारा टाइम वो लगाएं, ऑब्वियसली ये तो फिर आप बताइएगा कि कब वो एक ऐसा लेवल आता है जहाँ अर्निंग शुरू हो जाए, बट गेम्स कौन से हैं जो बच्चे या नौजवान इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? इसमें कुछ मालूमात उनकी प्लीज़ उसमें इजाफा कीजिएगा। देखिए, अब अगर हम हमारे टाइम की भी बात कर ले तो हम काउंटर स्ट्राइक बहुत खेलते थे,
और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स था। बट अब फॉर्मेट्स थोड़े से चेंज हुए हैं, तो काउंटर स्ट्राइक गो के नाम से CS गो के नाम से आ गए हैं, CS मोबाइल। फिर उसके बाद आपके पास PUBG आ गया है गेम, वो आजकल काफ़ी पॉपुलर हुआ है। फ्री फायर का कॉम्पिटिशन हुआ है, और एक और प्लेयर है जिसका हम भी टूर्नामेंट करा रहे हैं वैलोरेंट के नाम से। वैलोरेंट काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरैक्टिव गेम है। यंगर ऑडियंस जो है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ग्रो हुई है, यंगर ऑडियंस। चलिए सर, आखिरी मिनट है, इसमें मैं जरूर जानूंगा, चूंकि वालिदैन के कुछ कंसर्न भी होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बड़े रिस्पॉन्स, हर चीज़ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इवन क्रिकेट के साथ भी, कि उसमें भी आपने स्पेशली जब तक कैरियर न बने आपने सब चीज़ों को देख के चलना होता है। तो बच्चों के मुतालिक बड़ा कहा जाता है कि बच्चों को इसके नफसियाती असरात भी होते हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, कोई भी गेम हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसको उतना ही आई थिंक खेलना चाहिए जितना आप खेल सकते हैं, और जितना आपकी सेहत भी उसमें सही रहे। सब चीज़ें PUBG के हवाले से या बाकी चीज़ों वाले से, ये चीज़ें हमने देखा है, इसके ऊपर आर्टिकल्स भी बहुत आते हैं। आपकी एडवाइस होगी बच्चों को? देखिए, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो एक बैलेंस बड़ा ज़रूरी होता है। अब अगर गेम वगैरह चल रहे हैं तो दिस इज समथिंग जिसके साथ आपको बैलेंस करना चाहिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, स्टडीज़ का भी खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो स्पोर्ट के साथ बड़ा बैलेंस करके लेके चलनी चाहिए। जैसे एक आप फिटनेस कह लें, स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर भी होती है, सो यू हैव टू हैव अ मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस एज वेल, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है। तो पेरेंट्स नीड टू वॉच फॉर दिस एज वेल, कि वो अपने बच्चों की। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा ना, गेमिंग तो इवन क्रिकेट के अंदर प्रोफेशनल कोचेज भी कहते हैं, मैं बच्चों को समझा रहा हूँ कि आपने हर वक्त क्रिकेट नहीं खेलनी होती, आपको ब्रेक चाहिए होता है। तो यहाँ भी इसी तरह आपने करना है ज़रूर, क्योंकि जैसा दौर है उसी तरह के तकाजे भी हैं, उसी तरह के बच्चों के इंटरेस्ट हैं, लेकिन बाहर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली हेल्दी डाइट, यानी कि एक्सरसाइज, और अपने आप को और वालिदैन को वक्त देना, फैमिली को देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवाले से भी अपनी राय का ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। पुनः रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।